नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। मैं हूं रमेश भट्ट। जिस चर्चा को मैं लेकर आया हूं बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड के पहाड़ों के लिए महत्वपूर्ण है, गैरसैंण के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक बयान दिया था कि अगर 2027 में जनता उन्हें दोबारा चुनेगी तो वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाएंगे। उनके इसी बयान पर जस्टिस राकेश थपलियाल जो हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं, उन्होंने भारी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की जनता को क्या समझा गया है, उनको क्यों बेवकूफ बनाया जाता है, क्यों पॉलिटिकल लोग इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने गैरसैंण को लेकर कहा है कि अगर गैरसैंण राजधानी बन जाती तो आज गैरसैंण की तस्वीर कुछ और होती। वहां अच्छे हॉस्पिटल, पहाड़ों में अच्छे हॉस्पिटल होते, अच्छे स्कूल होते, लाइट होती। वो सारी बातें उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दौरान कही हैं। उनकी इन्हीं बातों पर मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपके एक बयान जिसमें आपने कहा कि हमें लेकर आइए, हम 2027 में अगर हम आ गए तो हम गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। जस्टिस राकेश थपलियाल ने भारी नाराजगी जताई है और उन्हें लगता है कि ये जनता को बरगलाने के लिए नेता लोग झूठ बोलना बंद करें। रमेश जी, पहली बात तो मैं ये करेक्ट कर लूं कि मैंने ये कहा कि 2027 में आप कांग्रेस को लाइए और मेरा वादा है कि हम गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे। ये मैंने जिस संदर्भ में कहा उसका भी मैं थोड़ा सा उल्लेख कर दूं। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करने लगे, जिसमें हमारे भाजपा के दोस्त बहुत थे, कि आपको अवसर मिला था, आपने तब क्यों नहीं कर दिया 3 साल में। मैंने कहा भाई दोस्तों, 3 साल में लगभग 1.5 साल तो आपदा से भयंकर रूप से जर्जर पड़े हुए प्रदेश को, जहां सब कुछ टूट गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, 7,000 से ज्यादा लोग काल कलवित हो गए थे, उसकी अर्थव्यवस्था को ढर्रे पर लाने और पुनर्निर्माण और पुनर्वास में मेरा लग गया 1.5-2 साल। वहां से थोड़ा सा मुझको फुर्सत मिली तो मैंने उत्तराखंड और उत्तराखंडियत से जो जुड़े हुए सवाल है, जिनमें गैरसैंणियत भी और गैरसैंण भी सम्मिलित है, उसको एड्रेस करना शुरू किया। और उसी के तहत मैंने हमारी सरकार ने वहां विधानसभा भवन बनाया, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने स्वयं उल्लेख किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर खड़ा करने का काम किया। बल्कि सचिवालय के लिए 57 करोड़ रुपया, आप भी वो पीएलए में पढ़ा होगा, हमने वेबपोस्ट नाम की भारत सरकार की संस्था को कार्यदायी एजेंसी नियुक्त करके उनको काम सौंप दिया। हमने कहा भाई यहाँ ये जमीन है, इसमें आप सचिवालय का निर्माण करिए। और भी बहुत सारे काम, जिसमें यू हुड्डा को हमने टाउनशिप बनाने का काम सौंपा भराड़ीसैंण में, और भराड़ीसैंण के चारों तरफ की जमीन को हमने नोटिफाई कर दिया ताकि वो भी उसकी बिक्री न हो सके, जिसको बाद में त्रिवेंद्र सिंह जी की सरकार ने भी नोटिफाई किया। तो हमने ये सब चीजें इस बात को ध्यान में रख करके की, बल्कि गैरसैंण अवस्थापना एंड विकास निर्माण निगम का हमने गठन किया, कॉन्स्टिट्यूट किया। तो ये सब चीजें उस दिशा में थी कि गैरसैंण में राजधानी बनाएंगे। और ये सब काम जो गुस्सा है ना, वो गुस्सा इस बात को लेकर है कि गैरसैंण को राजनेताओं ने मजाक बना दिया है। गैरसैंण को लेकर जब आप लोग चाहें तब जनता की भावनाओं से खेलने लगते हैं। मेरी बात पूरी सुन ले। ये काम तब हमने किया जिस समय मेरे ऊपर राजनीतिक प्रकोप भी था, केंद्र सरकार का। मेरी सरकार को कभी बर्खास्त किया जा रहा था, कभी मेरे बजट को जो है भटका दिया जा रहा था। सब तरीके की मैंने 1-1.5 साल विपदाएं झेली, लेकिन उसके बावजूद भी गैरसैंण के एजेंडे को हम आगे लेकर के आए। विधानसभा में जिस समय त्रिवेंद्र सिंह जी ने घोषणा की कि हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे, हमारी पार्टी के लीडर श्रीमती इंदिरा हृदय जी ने और प्रीतम सिंह जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने घोषणा की कि हम यहाँ स्थायी राजधानी बनाएंगे। आप यह जो इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी कह रहे हो, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं चलेगी। मैंने उसी को दोहराते हुए कहा कि 2027 में आप कांग्रेस को लाइए और मेरा वादा है कि हम गैरसैंण को राजधानी बनाएंगे। नंबर 1।
एक बात रावत जी, मैं विपक्ष में रहते माननीय हुए न्यायमूर्ति महोदय ने विपक्ष में भी रहते एक हुए, बात मेरी चलिए सुन मान लीजिए लीजिए। आपने कहा कि आदरणीय आपने अपने कार्यकाल में ये आदरणीय सब किया। मैं आदरणीय आपसे आदरणीय सवाल पूछना न्यायमूर्ति चाहता हूं, महोदय ने आपकी पार्टी अगर इतनी गंभीर है, विपक्ष में रहते हुए आपने कितनी बार सदन में इस बात के लिए चर्चा के लिए नोटिस दिया कि साहब सरकार बताए कि वो राजधानी को स्थायी इस राजधानी, पर गैरसैंण को इस स्थायी पर राजधानी बनाने के लिए क्या कर रही इस है? पर आपने इस पर आप लोगों रमेश ने जी, क्या प्रयास किया? सड़क से लेके विधानसभा जरा तक क्या प्रयास आपका किया? आपका प्रश्न जरा सा भटक गया है। आपने आदरणीय न्यायमूर्ति जी के एक ऑब्जर्वेशन, जिसको मैं आदेश के तौर पर मानता हूं, उस ऑब्जर्वेशन पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। हाँ, उन्होंने जो अपने ऑब्जर्वेशन का उनका सेकंड या थर्ड पार्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि गैरसैंण में राजधानी होती और तो आज उत्तराखंड के गांव गांव में स्कूल और अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं, बिजली की और दूसरी सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया और ये कहा कि आप यहाँ के लोग जो है देहरादून की सुविधा में जो है जकड़ गए हैं। आज ये जो बातें कही वो उन्होंने एक दर्द है, एक न्याय पुरुष का दर्द है, रावत जी, वो आप ये दर्द की देखिए ना गहराई को कि जरूर महसूस उन्होंने करता ये हूँ बातें और कही, उसको लेकिन एक महसूस करते हुए उत्तराखंडी का जरूर दर्द कहना तो चाहूंगा झलक रहा था ना कि यदि ये अवसर बात मिला, सही है, वो न्यायाधीश के पद पर है, लेकिन उनका दर्द तो झलक रहा था अवसर ना, मिला उनकी रमेश बातों से जी, उनका दर्द तो झलक रहा था। रमेश जी, यदि अवसर मिला तो जब हम 1.5 साल में आपदा के बावजूद ये सारी चीजों को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं तो हम जो है बाकी काम भी कर सकते हैं। सवाल ये है अवसर की बात है। अब जो माननीय न्यायमूर्ति ने फर्स्ट पार्ट में जो कुछ कहा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। यदि वो उनका न्यायिक निर्णय है तो मुझे सर्वधारी है, क्योंकि मैंने कभी न्यायपालिका के निर्णय पर या उनके किसी भी ऑब्जर्वेशन पर कोई टिप्पणी नहीं किया। आज भी मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। यदि कोई मुझसे बुला करके कभी पूछेगा कि कैसे करोगे हरीश रावत, क्या तुम्हारा रोड मैप है, तो रोड मैप बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी। और रोड मैप मैं कहीं भी बता सकता हूँ, मैं चौराहे में भी बता सकता हूँ, न्यायमूर्ति किसी मंदिर में भी बता सकता हूँ, मैं किसी न्याय के मंदिर में भी बता सकता हूँ। इस बात से बहुत पीड़ा में दिखे कि राजनेता जब चाहे जैसा मन चाहे गैरसैंण को लेकर बयान दे देते, कोई गंभीरता गैरसैंण को लेकर दिखाई नहीं देती। आपने हजारों करोड़ रुपए वहां पर लगा दिया, वहां की बिल्डिंगों के प्लास्टर टूटने लगे हैं। भाई ये भी तो जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है ना, आप डिसाइड करिए ना, आपको राजधानी कहां बनानी है, आप हिम्मत करिए। कोई भी सरकार हो, अगर आपको परमानेंट राजधानी अगर गैरसैंण में बनानी तो डिक्लेयर करिए। ये क्या आपने मन में बैठा रखा कि हम उसे ग्रीस राजधानी होगी, हम देहरादून में नई जगह देख रहे हैं राजधानी बनाने के लिए। देखिए रमेश जी, एक बात को समझिए, इस बात को कि पहली बात तो यह है कि मुझको कभी भी राजधानी गैरसैंण बनाने के नाम पर लोगों ने वोट नहीं दिया न। मेरा ये मैंडेट था 2014 में, मेरे सामने एक ही मैंडेट था, आपदा से राज्य को उबारना, पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम करना। मैंने उसके साथ साथ जो है उत्तराखंडियत की बहुत सारी पहलों को और गैरसैणियत को भी आगे बढ़ाने का काम किया। ये एक बोनस के रूप में है, जो मेरी सेवा का बोनस है, जिसको वक्त समझे न समझे, आप जैसे पत्रकार समझे न समझे, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ गांव घर के जो है गरीब जो है जरूर इस बात को समझेंगे कि हरीश रावत का दर्द क्या था करके। आज माननीय न्यायमूर्ति के शब्दों में भी वही दर्द जो है ध्वनित हुआ है, इसलिए मेरी भावनाएं और ज्यादा उद्वेलित हुई है। और देखिए, गैरसैंण के लिए मैंने कभी नहीं कहा था कि गैरसैंण राजधानी के रूप में जो है, ये तो कुछ लोगों ने, बहुत सारी ताकतों ने, जन जन की आवाज धीरे धीरे बन गई। जिन लोगों ने पहले शुरुआत की वही जन जन की आवाज बन गई, गैरसैंण गैरसैंण गैरसैंण। तो मैंने तो उसी गैरसैंण के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने कदम उठाए। मैं कोई वो नहीं बनना चाहता था जो एक व्यक्ति था ना, तुगलक जो है, जो दिल्ली से तो वहां अपनी राजधानी ले जाना, दक्षिण में ले जाने के लिए चल पड़ा था और रास्ते में मर खप गए थे। तो एक जगह जो है व्यवस्था बनी हुई थी, तो वहां भी व्यवस्था पूरी बनानी पड़ेगी ताकि फाइल कहाँ खोलें, कहाँ बैठें, कहाँ अधिकारी बैठे, ये सारे सवाल ना आए। इसीलिए मैंने जो है सचिवालय के साथ 500 भवन बनाने का भी आदेश दिया
ताकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाए। और इसीलिए मैंने लोगों से कहा 2017 में कि मुझे लाइए, मैं 2020 में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दूंगा और 2022 में राजधानी वहां शिफ्ट कर दूंगा। लोगों ने मुझे चुना ही नहीं। आज भी मैं कह रहा हूं कि 2027 में यदि कांग्रेस को लाएंगे तो मैं कांग्रेस का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो, मैं इस बात को जो है एक एजेंडे के रूप में उनसे करवाऊंगा और इस पर काम करेंगे। ये मेरा आज भी मैं अपनी जो बात मैंने कही है उसके साथ ने एक और सवाल उठाया है। हालांकि उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठाया है। राजनेता जो बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, उसको लेके भी उन्होंने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि क्यों ना ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। रमेश जी, हम तो न्यायपालिका का बहुत ही सम्मान आदर करते हैं। उनके आदेश के जो भी आदेश होगा न्यायपालिका का, हम सरमाथे उसको लेंगे। और आप जो है पत्रकारिता को भी जो न्याय का हम एक पहलू मानते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरीश रावत ने बिना सोचे विचारे नहीं कहा है। हरीश रावत ने पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कहा है और मैं उस बात पर, अपनी बात पर अब भी स्टैंड करता हूं। और उसको करने के लिए मैं तब भी सक्षम था जिस समय मैंने कदम उठाया था, जब मैंने 2017 में कहा था कि मुझको चुनो, मैं करूंगा इसको। और आज भी जब मैं कह रहा हूं तो बहुत सोच विचार करके कह रहा हूं और मैंने कहा है इस बात को। मैं उससे कहीं विचलित नहीं हो रहा हूं और मैं जानता हूं कि यदि ऐसा नहीं होगा, एक मिनट रमेश जी और सुन लीजिए, यदि ऐसा नहीं होगा तो उत्तराखंड धीरे धीरे एक विफल होते हुए राज्य की तरफ बढ़ रहा है और ये खतरा सबके सर पर मंडरा रहा है। और ये हम तो तब तक गुजर जाएंगे, लेकिन जो आने वाले लोग हैं, हमारे बाद की पीढ़ियां, वो हमको कोसने का काम करेंगी कि इन लोगों ने समय पर सही निर्णय नहीं लिया। इसलिए मैं अपनी आवाज बुलंद करके कह रहा हूं। और वो हरीश रावत कह रहा है जिसकी राजनीति पहाड़ों में नहीं है, मेरी राजनीति मैदान में है। वो हरीश रावत कह रहा है इस बात को, क्योंकि मुझको इस राज्य का दर्द है। मैं नहीं चाहता एक विफल राज्य के रूप में ये चिन्हित हो और इसलिए मैंने सफलता के लिए इस राज्य की कहा है। और लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जिस तरीके से पलायन हो रहा है, जिस तरीके से लोगों में निराशा फैल रही है, जिस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, राज्य के लिए अच्छे लक्षण नहीं है। एक असंतुलित विकास हो रहा है, सब चीजें जो है कई सवाल कर रहे हैं। दूर कब आदमी ये समझ रहा है कि यार सरकार नाम से तो मेरा कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि उस तक तो मेरे हाथ पहुंचते ही नहीं, वो उस तक तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक बहुत बड़े हिस्से से सरकार बहुत दूर हो गई है और दूर होती जा रही है प्रतिदिन। जो है वो दूरी इस राज्य को किस तरफ लेकर के जा रही है, किस निराशा की तरफ लेकर के जा रही है, हरीश रावत उसको समझता है। इसलिए मैं उस बात को आप कह रहा हूं, मैं अब भी दोहरा रहा हूं। लेकिन रावत जी, एक पीड़ा तो आप समझ रहे होंगे ना, एक उत्तराखंड की पीड़ा इन बातों में बड़ी स्पष्ट झलकती है। एक बात है ना, आप जितना मुझ पर विश्वास करेंगे, जितना मुझे समय देंगे, उसी हिसाब से तो मैं करूंगा ना काम। आपने मुझे समय ही नहीं दिया। मैं यही तो सवाल मैंने कहा कि मैंने कहा तुम 3 साल, मैं तो एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर था। यदि इतनी बड़ी दैवीय आपदा नहीं आई होती, इतना बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता, तो मैं चीफ मिनिस्टर बनकर के नहीं आ रहा था। मैं ऐसा नहीं कहूंगी निराशा, मैं इस बात को कह रहा हूं, मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया था। मैं उस समय वाटर रिसोर्सेज का मिनिस्टर था। आई वाज टू हैप्पी टू बी ए कैबिनेट मिनिस्टर और भी वाटर रिसोर्सेज के, जिसमें बहुत सारे काम करने को थे, जिसमें नदी जोड़ से लेकर के जो हमने जल नीति बनाई, आदि बहुत सारे बड़े बड़े काम थे। हम उन कामों को कर रहे थे। आई वाज टू हैप्पी टू बी देयर। लेकिन जब चुनौती आई, पार्टी का आदेश हुआ, तो मुख्यमंत्री बना। तो उसमें सबसे भी निवेदन करना मैं ये थोड़ी कहता लोगों से कि भाई ये आपदा का काम बाद में करेंगे, पहले मैं गैरसैंण का कर लेता हूं करके। उस समय तो यही काम था ना। और जब मैं वो आपदा से निपटा, आप कह रहे हैं कि आपके भाई बंधुओं ने कृपा करके मेरे ऊपर राष्ट्रपति शासन क्या नहीं लाभ दिया, सब उस प्रक्रिया से अवगत है।
फिर 4 महीने मेरा चलिए, बजट रावत जी, कहाँ आप गड़बड़ा हमारे दिया, साथ जुड़े। 2 बार राज्य की मैं आपका विधानसभा बहुत को धन्यवाद बजट करना पास चाहता करना हूं। पड़ा। जिस चीफ मिनिस्टर का बजट 4-6 महीने गड़बड़ा जाए तो वो चीफ मिनिस्टर उस वक्त में क्या काम कर पाएगा? 2016 को मेरे विफल करने के लिए क्या षड्यंत्र नहीं किया गया? ये सब बातें जो है रावत जी, इतिहास है, मैं अब इनको बार बार मैं पूछने से सिर्फ कोई आप लाभ सब नहीं है। लोगों से एक बड़ा विनम्र निवेदन कहना चाहूंगा। जस्टिस राकेश थपलियाल की इस ऑब्जर्वेशन को उत्तराखंडी की एक पीड़ा के तौर पर जरूर देखा जाना चाहिए कि एक उत्तराखंड कितना पीड़ित है और उसे क्यों लग रहा है कि राजनेताओं के बयान कहीं ना कहीं जनता को परेशान करने वाले हैं और जनता को मूर्ख बनाने जैसे हैं। बहरहाल मैं जनता जनार्दन पे इस डिबेट को छोड़ता हूं, लेकिन अगर गैरसैंण को स्थायी रमेश जी, राजधानी एक बनाना है, सेकंड, पॉलिटिकल पार्टी को सेकंड क्रॉस सुनिए। द लाइन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको मिलकर यह तय करना होगा कि हमें अपनी परमानेंट राजधानी कहां बनानी। नहीं, अगर आप उसमें गैरसैंण मुझे को मत बनाना सम्मिलित है तो बिना करिए। देरी करे बनाइए। मैंने कहा उसमें मुझे सम्मिलित न करिए। हेलो, नहीं, मैं आपको अरे सम्मिलित क्यों नहीं? आप उसमें मुझे भैया, आप सम्मिलित इस न राज्य करिए। के सबसे मैं बड़े बिल्कुल नेताओं में जो शुमार है, आप कह रहे हैं न्यायमूर्ति आपको नहीं सम्मिलित करिए। के ऑब्जर्वेशन का सेकंड पार्ट है, मैं उनके उसी दर्द से मैं भी विचलित हूं और वो दर्द मेरा दर्द है, वो दर्द मुझको सालता है। उसी दर्द ने तो मुझसे कहलवाया कि 2027 में कांग्रेस को लाइए, मैं राजधानी बनवाऊंगा करके, जो है गैरसैंण में। वही दर्द तो मुझसे कहलवा रहा है। मुझको जो समय मिला, जितना समय भी मिला मुझको मुख्यमंत्री के रूप में, मैंने गैरसैंण की शुरुआत की। सारी शुरुआतें गैरसैंण के संबंध में मेरी की हुई हैं। उसके बाद आज 9 वर्ष हो गए हैं। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जिन्होंने एक ईंट भी गैरसैंण में लगाने का काम नहीं किया है। एक ईंट भी लगाने का काम। मुझे पूरा विश्वास है किसी दिन कोई न्यायमूर्ति इसका भी संज्ञान लेने का काम करेंगे। मूर्ख हरीश रावत किसी को नहीं बनाता। रमेश जी, हरीश रावत ने जो समय मिला उसका उपयोग किया इस उत्तराखंड के लिए, और जो लोग मूर्ख जिन लोगों ने सवाल एक ईंट नहीं लगाने का काम किया, आज लोग वहां कह रहे हैं ओ धामी भाईजू कक्ष हमारी गैर ग्रीष्मकालीन राजधानी, कक्ष ग्रीष्मकालीन नहीं दे देते ना, वहां कर तो देते कुछ। ये दर्द है उनका। हरीश रावत ने तो करके दिखाया ना। चलिए रावत जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद करूंगा, आप मेरे साथ समय दिया आपने, बहुत आभार। लेकिन ये डिबेट रुकनी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं उत्तराखंड में ये डिबेट बढ़नी चाहिए, ये चर्चा होनी चाहिए कि आखिर उत्तराखंड को उसकी परमानेंट कैपिटल, उसकी स्थायी राजधानी कब मिलेगी। आपको गैरसैंण में बनाना है, डिसीजन लीजिए। आपको देहरादून में बनाना है, डिसीजन लीजिए। लेकिन आप फुटबॉल मत बनाइए, आप फैसला करिए। जनता की भावनाओं से खेलना बंद करिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद रावत जी। थैंक यू।